थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी हम फिजिक्स के इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज बनती है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के इकलौते ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका दिमाग बाकी सभी वैज्ञानिकों की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं वो हमारी सोच से भी बाहर हैं। आज की वीडियो सबसे अलग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आइंस्टीन का दिमाग सबसे अलग था। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अल्बर्ट आइंस्टीन को एक ग्रेट साइंटिस्ट मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थे। इनके फिजिक्स में स्पेशल इन्वेंशन की वजह से इन्हें आज भी याद किया जाता है। इनका जन्म 14 मार्च 1879 यानी कि 1879 को जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन वही व्यक्ति हैं जिसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² की खोज की। इनको फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनकी वजह से किसी भी न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी में काफी आसानी रहती है। वैज्ञानिकों ने काफी हद तक टेक्नोलॉजी पर विजय पा ली है जिसकी सहायता से वो कुछ भी खोज सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन के पास ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने इन सभी कमी के होने के बावजूद भी फिजिक्स के उन सिद्धांतों की खोज की जो हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो गए। आइंस्टीन का दिमाग एक मशीन की तरह था। उनका दिमाग एक नॉर्मल इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा डेवलप था। आइंस्टीन उस चीज को भी आसानी से कर सकते थे जिसको एक आदमी सोच भी नहीं सकता। उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग की वजह से सभी को ऐसा लगता था कि आइंस्टीन के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ब्रेन है। इस बात का अंदाजा आइंस्टीन को भी था। उस टाइम के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इनके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन आइंस्टीन के मरने से पहले ही ये कहा गया था कि मरने के बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम ना किया जाए, उनकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई रिसर्च किया जाए। लेकिन 8 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन की मौत हुई तो वैज्ञानिकों की उनके दिमाग पर रिसर्च करने की इच्छा और भी बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन की कही हुई बातों को भुला दिया और इनके दिमाग पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। जब इनको ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया तो उस डॉक्टर ने चुपके से आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि उस समय सभी ये जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या है जो बाकी किसी और के दिमाग में नहीं है। आखिर ये कैसे किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को सिंपल तरीके से करते हैं। आइंस्टीन के दिमाग को चुराने वाले डॉक्टर हार्वी थे। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे, लेकिन जब हॉस्पिटल अथॉरिटी को उनकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से उनके पिता के दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को सबके सामने लाना चाहते हैं कि आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बाकी सभी इंसानों के दिमाग से कैसे अलग था। यहीं से डॉक्टर हार्वी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। हार्वी को लग रहा था कि यह काम बेहद आसान है, वो आसानी से आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च कर लेगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसके लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जॉबलेस होने के बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए, जहां पर इन्होंने ब्रेन की कई तरीकों से पिक्चर ली। इन्होंने ब्रेन के 240 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जार में रख दिया। डॉक्टर हार्वी के लिए ब्रेन पर रिसर्च करना इतना आसान नहीं था। इसके चलते उनका अपनी पत्नी से झगड़ा भी होता रहता था, जिसकी वजह से उन्हें डिवोर्स भी लेना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर हार्वी अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को लेकर विजिटा चले गए। वहां पर इन्होंने बायोलॉजिकल लैब में सुपरवाइजर की जॉब की और अपने खाली टाइम में ब्रेन पर रिसर्च करते रहे। ब्रेन पर रिसर्च करते करते डॉक्टर हार्वी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले इन्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने वो शहर छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद इन्होंने बायोलॉजिकल लैब में सुपरवाइजर की जॉब की। वहां पर भी इनकी रिसर्च की वजह से इनका मेडिकल सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया और इनको प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी तक भी डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के दिमाग के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाए थे। इसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि वो अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के अलग अलग हिस्से को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। सन 1995 यानी आइंस्टीन की मौत के लगभग 30 साल बाद डॉक्टर हार्वी की इस रिसर्च को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले।
एक न्यूरोपैथोलॉजी लैब से ब्रेन की स्टडी पब्लिश की गई और उस पर लगातार 28 सालों तक रिसर्च चलती रही। इस स्टडी से पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से काफी ज्यादा अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके दिमाग के कॉर्पस कॉलोमस पार्ट में मिला। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा दिमाग 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। दिमाग के दोनों हिस्से जिस पार्ट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसको कॉर्पस कॉलोमस कहते हैं। कॉर्पस कॉलोमस हमारे लेफ्ट पार्ट की गलती को सुधारने के लिए राइट पार्ट के पास सिग्नल भेजता है। हमारे दिमाग का लेफ्ट पार्ट बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट पार्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। लगभग 90% लोगों के दिमाग का लेफ्ट पार्ट लिखने, समझने, बोलने के दौरान काम आता है, जबकि ब्रेन का राइट पार्ट क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिकल, नॉलेज को पहचानता है। आइंस्टीन के स्ट्रॉन्ग ब्रेन का राज कॉर्पस कॉलोमस का नॉर्मल साइज से बड़ा होना है। इनके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टीन एक ही टाइम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इमेजिन करने और यहां तक कि सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट थे। इसके अलावा उनके दिमाग का पैटर्न एक नॉर्मल ब्रेन के मुकाबले काफी अलग था, जिसकी वजह से इनके दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो ज्यादा होता था। ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो ज्यादा होने का मतलब है मैथमेटिकल चीजों में एक्सपर्ट होना, जिसकी वजह से ये फिजिक्स और मैथ्स में एक्सपर्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टीन किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बिना किसी पेपर या पेन की हेल्प से सॉल्व कर लेते थे। अब आपको बता दें कि आइंस्टीन के दिमाग का वजन 1250 ग्राम पाया गया, जबकि आम इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्च द्वारा इस फैक्ट को भी न्यूरॉन्स के ज्यादा होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस रिसर्च ने आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में काफी कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में यह सवाल हलचल मचा रहा था कि क्या अल्बर्ट आइंस्टीन सुपर ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके बड़े होने के साथ इसमें इतने चेंजेस आए। इस पर भी स्टडी की, जिससे पता लगा कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तो ये जन्म के 5 साल तक बोल भी नहीं पाए थे। 5 साल के बाद भी ये बहुत कम बोलना पसंद करते थे और हमेशा अपनी सोच में खोए रहते थे। बचपन में इनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर बहुत कम थी। इनको मैथ के सिंपल टेबल को याद करने में भी प्रॉब्लम होती थी। ये उन चीजों को लॉजिक बनाकर सीखने की ट्राई करते थे। अगर मैथ्स और साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आइंस्टीन फेल होते थे। आइंस्टीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक बार इनके मैथ्स के टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास छोड़ गए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रात में ही उस पूरी बुक को पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। मात्र 14 साल की उम्र में ही आइंस्टीन इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन गए थे, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक से डरते थे। इन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही इन पर महारत हासिल कर ली थी कि साइंटिस्ट का मानना था कि आइंस्टीन का ब्रेन पैदा होने के बाद डेवलप हुआ। इसकी खास वजह यह थी कि जब इनको अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता था तो ये अपने दिमाग की हेल्प से उसे सॉल्व कर लेते थे। प्रेजेंट टाइम में आइंस्टीन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मास्टर म्यूजियम में रखा हुआ है। आइंस्टीन की थियरी के बिना फिजिक्स अधूरा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्बर्ट आइंस्टीन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन के बारे में तो जान गए होंगे। वैसे आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन और इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने भी अल्बर्ट आइंस्टीन का वो फॉर्मूला E=mc² पढ़ा है तो कमेंट में ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में आपने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।